आपने ओशो यानी आचार्य रजनीश का नाम जरूर सुना होगा। कोई उन्हें फिलॉसफर कहता है तो कुछ लोग उन्हें बड़ा धार्मिक गुरु बताते हैं। ओशो आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी किताबें और प्रवचन अभी भी रोज करोड़ों लोग दुनिया भर में देखते और सुनते हैं। ओशो का निधन 19 जनवरी 1990 को पुणे के एक आश्रम में हुआ था। वैसे तो ओशो तमाम उम्र विवादों से घिरे रहे, लेकिन उसी तरह का विवाद ओशो की मौत से भी जुड़ा हुआ है। क्या ओशो की मौत स्वाभाविक रूप से हुई थी या फिर उनका मर्डर किया गया? अगर मर्डर किया गया तो किसने किया? क्यों दुनिया के सामने ओशो की मौत का असली सच अभी तक सामने नहीं लाया गया? ओशो की एक एक कहानी, उनकी मौत से जुड़ी हुई सभी पहलुओं की कहानी आज हम इस एपिसोड में आपके सामने लेकर आएंगे। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं डीएनएम शो, अपराध की कहानियों का शो। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। आज की कहानी एक ऐसे शख्स की है जिस पर एक समय में दुनिया के 23 देशों ने पाबंदी लगा रखी थी। हम बात कर रहे हैं ओशो की, जिनकी हत्या तक के आरोप अमेरिका पर भी लगे थे। ओशो की मौत का विश्लेषण करने से पहले उनसे जुड़ी एक छोटी सी कहानी आपको जरूर सुननी चाहिए। बात 1940 की है। 10 साल का एक लड़का चंद्रमोहन रेलवे स्टेशन पर खड़ा होकर महात्मा गांधी का इंतजार कर रहा था। ट्रेन से गांधी कुछ ही देर में पहुंचने वाले थे। घर से चलते समय चंद्रमोहन को उसकी दादी ने 3 रुपए दिए थे, जो उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी रकम थी। गांधी तीसरे दर्जे के डिब्बे में यात्रा कर रहे थे। साथ में कस्तूरबा और उनके सचिव भी थे। गांधी जी की ट्रेन अपने तय वक्त से 13 घंटे लेट उस रेलवे स्टेशन पर पहुंची। काफ़ी लोग जो गांधी के इंतजार में वहां खड़े थे वो निराश होकर लौट गए थे, लेकिन चंद्रमोहन वहीं पर गांधी का इंतजार करता रहा। बापू से मिलने की जिद में न तो उसने कुछ खाया और न सोया। जब गांधी की ट्रेन स्टेशन पर पहुंची तो स्टेशन मास्टर ने खुद चंद्रमोहन को गांधी जी से मिलवाया और इस बच्चे की खूब तारीफ की। गांधी जी मुस्कुराए और बालक से पूछा कि जेब में तुम्हारे क्या है? चंद्रमोहन का जवाब था 3 रुपए। गांधी ने कहा, इसे दान कर दो। उनके पास एक बक्सा था जिसमें वो रास्ते चलते जो भी मिलता था उससे वो दान जमा करवा रहे थे। चंद्रमोहन ने कहा, हिम्मत हो तो ले लो, या फिर ये बताओ कि किस लिए दान करूं? गांधी ने कहा, ये रुपए गरीबों के लिए दान कर दो। चंद्रमोहन ने 3 रुपए बक्से में डाले और पूरा बक्सा उठाकर चल दिए। चकित गांधी ने उनसे पूछा कि ये क्या कर रहे हो? चंद्रमोहन ने कहा, पैसा गरीबों के लिए है। मेरे गांव में भी कई गरीब हैं, मैं पैसा उन्हें दे दूंगा। आप इसकी चाबी दे दीजिए। बच्चे की इस हरकत पर कस्तूरबा हंसने लगी और कहा, आज पहली बार आपको कोई टक्कर का आदमी मिला। गांधी जी से उन्होंने कहा था, ये बक्सा मुझे अपनी सौतन लगने लगा था। बढ़िया है बेटा, इसे ले जाओ। चंद्रमोहन ने कस्तूरबा की बात सुनकर वो बक्सा वहीं छोड़ दिया और स्टेशन से भाग गया। इसी चंद्रमोहन जैन नाम के इस लड़के को आज का आप ओशो के रूप में जानते हैं। और भी कई नाम थे ओशो के, आचार्य रजनीश, भगवान, लेकिन अंत समय में उन्होंने ओशो का नाम ही अपनाया। ओशो की कहानी शुरू होती है साल 1931 से। मध्य प्रदेश के कुपवाड़ा गांव में पैदा होने वाले ओशो का असली नाम रजनीश चंद्रमोहन जैन था। दर्शन में रुचि थी, सो उसी प्रकार प्रोफेसर भी हो गए। वो 60 के दशक में ओशो ने पब्लिक में बोलना शुरू किया। ओशो तर्क देने और बोलने में तेज थे। 1969 में उन्हें दूसरे वर्ल्ड हिंदू कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया, जहां उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसा धर्म जो जीवन को व्यर्थ बताता है वो धर्म नहीं है। उनके इस बयान पर पुरी के शंकराचार्य नाराज हो गए।
उन्होंने ओशो का भाषण रुकवाने की भी कोशिश की। इसी बीच ओशो की एक किताब मार्केट में आई और किताब के आते ही हंगामा मच गया। नाम था संभोग से समाधि तक। नाम से ही आप समझ सकते हैं कि किताब कितनी कंट्रोवर्शियल रही होगी। इस किताब में ओशो को इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड में फेमस कर दिया। उन्होंने पुणे के कोरे गांव पार्क में अपना आश्रम बनवाया। यहाँ वो ध्यान सिखाने लगे। दुनिया भर से लोग इस आश्रम में आने लगे, जिसके चलते 1977 के आसपास उनकी सरकार से खटपट होने लगी। उस समय के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ओशो के धुर विरोधी थे। ओशो को लगा कि भारत में अब वह ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाएंगे। तब उन्होंने यूएस जाने की योजना बनाई। ओशो अमेरिका चले गए और अमेरिका के ओरेगन राज्य में करीब 64,229 एकड़ बंजर जमीन पर एक बड़ा सा कम्यून आश्रम बनाया, जिसका नाम दिया गया रजनीशपुरम। छोटा शहरी कह लीजिए आप। 3 वर्षों के भीतर ही उनके अनुयायियों ने बंजर जमीन से एक सुंदर शहर इस जगह पर बना दिया। इस शहर में लगभग 7,000 से अधिक नागरिक रहते थे। इसके अलावा फायर ब्रिगेड, पुलिस, रेस्तरां, शॉपिंग मॉल, टाउन हाउस, 42,000 फीट लंबी हवाई पट्टी, सार्वजनिक बस सेवा के अतिरिक्त सीवेज प्लांट और जलाशय जैसी सारी आधारभूत सुविधाएं और लग्जरी सुविधाएं यहाँ पर मौजूद थी। यहाँ जो भी रहने वाले थे वो अपने अपने फील्ड के ज़्यादातर एक्सपर्ट थे। उन सब ने अपना एक्सपर्ट इस पर यहाँ डोनेट किया था। इसी दौर में ओशो कहने लगे थे कि मैं अमीरों का गुरु हूँ। अब तक उनके पास 93 रॉल्स रॉयस कार इकट्ठा हो चुकी थी। तब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अमिताभ बच्चन के बराबर का कद रखने वाले विनोद खन्ना अपना घर बार और कैरियर छोड़कर रजनीशपुरम में जाकर बस गए थे। रजनीशपुरम ओशो का सपना था, एक नई दुनिया बसाने का। लेकिन उनका यह सपना साकार होता उससे पहले ही ओशो कम्यून में कई गड़बड़ियां होने लगी। मां आनंदशीला नाम की उनकी सेक्रेटरी को बायो टेरर अटैक में दोषी पाया गया और उन्हें 20 साल की सजा भी हुई। ओशो कहते रहे कि उन्हें शीला के कारनामों का पता नहीं था। उनके शिष्यों को इस बात पर तो भरोसा था, लेकिन अमेरिकी सरकार को इस पर भरोसा नहीं था, क्योंकि अमेरिकी सरकार पहले से ही रजनीशपुरम को संदेह की दृष्टि से देख रही थी। इसलिए जैसे ही मां आनंदशीला वाला केस हो गया, सरकार ने रजनीशपुरम पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। कई तरह के आरोप लगाकर ओशो को अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया। कई दिन जेल में बिताने के बाद ओशो के साथ अन्य उनके जो अनुयायी थे उनको देश निकाला दे दिया गया। उस समय अमेरिका के अलावा 21 देशों ने उनके प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। ओशो को तब भारत लौटना पड़ा। रजनीशपुरम का आश्रम दोबारा वीरान हो गया। भारत में ओशो ने एक बार फिर पुणे के आश्रम में प्रवचन देना शुरू कर दिया। 1985 में ओशो भारत आए और उसके बाद सिर्फ 5 साल तक वह जीवित रहे। 58 साल की उम्र में उनका निधन हुआ और तारीख थी 19 जनवरी 1990। जिस तरह तमाम उम्र उनका विवादों से नाता रहा, उनकी मौत भी उसी तरह विवाद का केंद्र बनी। ओशो की मौत को लेकर बहुत से कन्फ्यूजन हैं और बहुत सारी थियरीज हैं। कहा जाता है कि अमेरिकी सरकार ने ओशो को थैलियम नाम का एक स्लो पॉइजन दे दिया, जिससे धीरे धीरे वो मौत की तरफ बढ़ते चले गए। अमेरिका से लौटने के बाद ओशो ने खुद बताया कि मुझ में जहर के लक्षण हैं, मेरा रेजिस्टेंस कमज़ोर हो रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें खुद इस बात का शक था कि जब उन्हें अमेरिका की जेल में रखा गया था, उस समय उन्हें पॉइजन दिया जा रहा था। अमेरिका में उनकी गिरफ्तारी बिना कोई वजह बताई की गई थी। इसके बाद ही उनमें जहर के लक्षण पाए गए। एक दूसरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी चलती है, जिसमें कहा जाता है कि ओशो की हत्या हुई थी उनकी प्रॉपर्टी के लिए।
पत्रकार अभय वैद्य ने इस पूरे घटनाक्रम पर एक किताब लिखी है। नाम है हु किल्ड ओशो, ओशो को किसने मारा। इस किताब में वैद्य ने कुछ सवाल उठाए हैं। मसलन ओशो की मृत्यु की पिछली रात करीब 1 बजे डॉक्टर गोकुल गोकाणी को आश्रम से फोन किया गया। उन्हें बिना नाम लिए कहा गया कि किसी की तबीयत खराब है, वो जल्दी आश्रम आ जाएं। 2015 में अपने एक स्टेटमेंट में कोर्ट में गोकाणी ने बताया कि उन्हें पूरे 4 घंटे बाद ओशो के कमरे में जाने दिया गया। वो बताते हैं कि ओशो के हाथ में उल्टियों के छींटे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उनके मरने का इंतजार किया जा रहा था। उनका कहना था कि मैंने तो सवाल उठाए कि उस रोज आश्रम में और भी डॉक्टर मौजूद थे, फिर बाहर से डॉक्टर क्यों बुलाया गया और उसको हॉस्पिटल क्यों नहीं ले जाया गया। उन्होंने अपने बयान में बताया था कि उनसे कहा गया कि ओशो ने अभी अभी शरीर छोड़ा है, आपको उनका डेथ सर्टिफिकेट लिखना है, जबकि उनका शरीर गर्म था और साफ है कि उन्होंने शरीर 1 घंटे से पहले नहीं छोड़ा होगा। गोकाणी के अनुसार उन्होंने ओशो को अंतिम सांस लेते हुए नहीं देखा, इसलिए उन्होंने जयेश से उनकी मृत्यु की वजह पूछी। उन्होंने गोकाणी से दिल की बीमारी के बारे में लिखने को कहा ताकि इस शव का पोस्टमार्टम न हो। सवाल ये भी है कि गोकाणी ने उल्टियों के बारे में उस समय क्यों नहीं पूछा। बाद में उनका अंतिम संस्कार भी बहुत हड़बड़ी में कर दिया गया। इस मामले में हालांकि आश्रम की तरफ से आधिकारिक बयान में कहा गया कि यह ओशो की इच्छा थी। वो चाहते थे कि उनका शरीर 10 मिनट से ज़्यादा सबके सामने न रखा जाए। हालांकि ये बातें लिखित में नहीं थीं। इसके बाद एक सवाल यह भी उठा कि ओशो के परिवार यानी उनकी माता जी को भी उनकी तबीयत बिगड़ने के बारे में क्यों नहीं बताया गया। ओशो की सेक्रेटरी नीलम कहती हैं कि जब उन्होंने ओशो की मां को मौत की बात बताई तो उन्होंने कहा कि नीलम उन्होंने उसे मार दिया। इस मामले में एक बड़ा सवाल यह भी है कि ओशो की माताजी ने किसके बारे में कहा कि उन्होंने उसको मार दिया। ओशो के एक भक्त योगेश का कहना था कि ओशो के आश्रम की हजारों करोड़ की संपत्ति, किताबों और ऑडियो वीडियो से मिलने वाली करोड़ों की रॉयल्टी को जाली तरीके से हड़पा जा रहा है। वह मामले को बॉम्बे हाईकोर्ट तक ले गए और 2018 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने योगेश की अपील को खारिज कर दिया। ओशो की मृत्यु का यह विवाद तमाम विवादों की फहरिस्त में शामिल है, जिसका ठीक जवाब शायद ही मिल सके। हालांकि ओशो 21वीं सदी में भी उतना ही लोकप्रिय हैं। उनकी किताबें हजारों की संख्या में बिकती हैं आज भी, और लोकप्रियता के वर्तमान पैमाने पर ओशो के वीडियो सोशल मीडिया पर लाखों की संख्या में भी देखे जाते हैं। उनके फॉलोअर्स मानते हैं कि ओशो न पैदा हुए न मरे, बस इस धरती पर 11 दिसंबर 1931 से 19 जनवरी 1990 के बीच भ्रमण के लिए आए थे। आपको आज की कहानी हमारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।